नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सारी हदें पार कर दी है और ये साबित करने की कोशिश की है कि हम हैं देश के संसद से बड़े, हम हैं देश के असली शासक, असली मालिक। और कैसे इस फैसले से देश में संवैधानिक संकट खड़ा होने वाला है, इन्हीं सब विषयों पे आज चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक बात अच्छे से जान लेना ये ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार, इनके बीच टसल कोई इस फैसले से ही हो रहा है जो बताने वाले हैं वो नहीं है। शुरू से ही, जब से मोदी सरकार बनी है 14 से ही, तब से ही ये टसल साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। और वो इस बात से पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी कानून लाते हैं, जो भी उनकी सरकार पास करती है बिल को कानून बनने के रूप में, हस्ताक्षर भी हो जाता है राष्ट्रपति का, लेकिन विपक्ष जैसे जाता है सुप्रीम कोर्ट, फटाफट सारे मसलों को सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार हो जाता है। चाहे धारा 370 का मामला हो, चाहे जो जनरल कैटेगरी के गरीब लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिल रहा है उस विषय का मसला हो, चाहे अभी जो वक्फ बिल पास हुआ है वो हो, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले पेगासस वाला, उसका भी लेके सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इतने सारे मसले और इम्पोर्टेंट पेंडिंग पड़े हुए हैं, उस पर सुनने को उसको फुर्सत नहीं है। सुनना बुरी बात सिर्फ नहीं है, लेकिन बाकी मसलों को छोड़कर इनको तरजीह देना और हफ्तों, महीनों और कुछ केस में तो सालों तक सुनवाई करते रहना, ये है गलत बात। और गलत बात क्या है कि फैसला तो पलट नहीं सकते क्योंकि कानूनी रूप से सही है पास करना, सही है बनाना, लेकिन विपक्ष के लिए पिच तैयार करते रहने की जो सुप्रीम कोर्ट की आदत है, उस आदत में वो सरकार को लेके कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी उसी सुनवाई के दौरान करते रहते हैं, जिससे विपक्ष का मीडिया में माहौल बना रहे, चर्चा होती रहे आम जनता के बीच में कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये कह दिया, वो कह दिया, ताकि सरकार के खिलाफ माहौल बनते रहे। मतलब सुप्रीम कोर्ट विपक्ष का एक टूल की तरह काम करता है, एक हथियार की तरह काम करता है, जबकि वो खुद को कहता है कि हम कोई विपक्ष का हथियार नहीं है, लेकिन करता वो एग्जैक्ट वही है, एक हथियार का काम। और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सरकार को घेरता ही नहीं है या फिर मामला को लटकाए ही रखने का काम नहीं करता है, बल्कि वो फैसलों को निरस्त भी कर देता है। जहां उसको अच्छा मिल जाता है और उसको लगता है कि यहाँ हम फैसला को एकदम ख़त्म कर सकते हैं या ऐसा उस पर बैठ सकते हैं कि सरकार खुद फैसला वापस ले ले, ये 2 केसेस में देखने को मिला है। पहला एनजेएसी, जहां सरकार के भी लोग शामिल होते, चीफ जस्टिस होता, विपक्ष का लीडर होता और वो तय करता कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा और बाकी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसेस और जज कौन होंगे, वो तय करता है एनजेएसी। मतलब कोलेजियम सिस्टम का ये जो भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार है, जिसकी एक उपज अभी पकड़ाया जस्टिस यशवंत वर्मा, ऐसे लोग पनपते ही नहीं, पैदा ही नहीं होते, क्योंकि इतनी सड़न है इस सिस्टम में। तो इसको खत्म करने के लिए एनजेएसी आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच बैठी और एनजेएसी को खत्म कर दिया, असंवैधानिक घोषित करके। और कह क्या दिया कि हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं होगी क्योंकि हम लोग हैं सच्चे और अच्छे और हम लोग हैं जनता की असली आवाज़। वाह, जनता की आवाज़ सरकार होता है क्योंकि उसे लोग चुनते हैं बहुमत से। जजों को कोई नहीं चुनता, तो अपने आप को जनता की आवाज़ कैसे घोषित कर दिया? तो मतलब इस तरह से हवा में रहते हैं जज साहिब लोग। तो उधर एनजेएसी को खारिज किया, फिर इधर लटकाने वाला बात में किसान आंदोलन चल रहा था कृषि कानूनों को लेके, तो इस पर कमेटी बैठाई सुप्रीम कोर्ट ने, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, तो सुप्रीम कोर्ट बैठा रह गया हफ्तों तक इस रिपोर्ट पर, जारी ही नहीं किया, क्योंकि जारी करता तब ना आगे और केस चलता, बात चलता। अब ये सब देख के मोदी सरकार दबाव में आ गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं रहा था, उधर सड़कें घेरा हुआ था, दिल्ली में उत्पात हो रहा था, लाल किला पे झंडा फहरा दिया था। मतलब एक तो सुप्रीम कोर्ट के एक्शन ना लेने से दबाव बढ़ रहा था क्योंकि सरकार नहीं ले पा रही थी कुछ, फिर डीप स्टेट का फंडिंग लगातार जारी ही था क्योंकि तब तो बाइडेन की सरकार थी,
तो उससे सारे खालिस्तानी पूरे जोश में थे, जोर में थे, क्योंकि पैसा आ रहा था। तो खूब मूंगफली, दारू, खूब नाच गाना, खूब प्रबंध था। तो मतलब और हफ्तों महीनों तक चलता यह आंदोलन, जो और हिंसक हो सकता था और खालिस्तान की भावना और ज़मीन तक फैल सकती थी। तो ये सब देखते हुए मोदी सरकार को फैसला वापस लेना पड़ गया कृषि कानून वाला। तो मतलब एक में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत खारिज कर दिया क्योंकि अपने पर बात आ रही थी, और दूसरे में अच्छा मिल गया डीप स्टेट से। तो ऐसा बैठा उस केस पर कि डीप स्टेट का दबाव और अराजकता देख के मोदी सरकार को खुद वापस लेना पड़ गया अपना फैसला। इन दो चीज़ों से क्या पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट को जहां मौका मिलेगा वहां वो सरकार के फैसले को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खत्म भी कर सकता है। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर में मौका मिलता ही नहीं है, तो कितना भी आए तो कुछ कर सकता नहीं है। लेकिन हफ्तों हफ्तों सुनवाई करता है, टीका टिप्पणी करता है, जिससे विपक्ष के लिए माहौल बनता रहे और सब दलाल वीडियो बनाते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को लताड़ा, मोदी को घेरा, बस। लेकिन ये सब तो छोटी बात है, जो अभी बात बताने जा रहे हैं उसके आगे। और यही है सबसे बड़ा खतरे की बात। वो क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया है कि राज्यपाल जो है 3 महीने से ज़्यादा किसी भी राज्य सरकार के द्वारा जब भेजा जाता है बिल, उसको पेंडिंग नहीं रख सकते। अब ये फैसला किस राज्य को लेकर था जो सब पे अब लागू है? ये था तमिलनाडु के लेकर। तो स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल रवि, इन दोनों के बीच टसल चलते ही रहता है। कभी राष्ट्रगान को लेके, कभी भाषा को लेके चलते ही रहता है। तो कई समय से राज्यपाल बिल जो सरकार बना रही थी उस पर हस्ताक्षर कर नहीं रहे थे, तो वो कानून का शक्ल नहीं ले पा रहा था। तो स्टालिन गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि राज्यपाल जो है अनिश्चितकालीन तक लटका नहीं सकते, सबकी जवाबदेही तय करेंगे और वो हमारा अधिकार है। इसलिए इसी अधिकार का उपयोग करते हुए 3 महीना का टाइम लिमिट है सभी राज्यपालों के लिए, बिल पे हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा ताकि वो कानून की शक्ल ले सके। और साथ ही साथ राष्ट्रपति को भी ये मैसेज दे दिया कि राष्ट्रपति भी जो बिल पेंडिंग रखते हैं उस पे भी हमसे विचार करना चाहिए, उनको भी अनिश्चितकालीन तक छूट नहीं दी जा सकती। अब ये फैसला देने वाले 2 जज कौन? एक माधवन और एक पारदीवाला। कौन पारदीवाला? वही पारदीवाला जिसने नुपुर शर्मा के ऊपर जो थ्रेट बना हुआ था, जो आज तक बना हुआ है, उसी को दोषी करार दे दिया कि तुमने क्योंकि मोहम्मद साहब के बारे में गलत बात की है तो तुम पे जान का खतरा बना है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होना ही था। तो जब बाद में ट्रोलिंग हुई तब पारदीवाला ने अपना बयान पे सफाई दी। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो ऐसा ही फैसला आएगा। और ये फैसला कैसे संविधान को चेंज करने की कोशिश है, वो इससे पता चलता है कि संविधान में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कोई टाइम लिमिट कि कब तक राज्यपालों को साइन करना है किसी भी बिल पर जो राज्य सरकार पास करती है। अब ये किया क्यों गया? किया इसलिए गया कि केंद्र सरकार का होल्ड बना रहे सभी राज्यों पर, और कोई राज्य सरकार फटाफट कुछ भी अनशंट बिल पास करके देश में अराजकता का माहौल ना फैला दे कि अब हमको देश से अलग होना है, लो बिल पास कर दिए, चलो साइन करो। इसलिए लटकाया जाता है ताकि सरकार फिर से विचार करे और एक फ्रेश बिल पेश करे, तब वो साइन हो। इसलिए ये लटकाया जाता है बिलों को, चाहे राज्यपाल करे या राष्ट्रपति। लेकिन ये टाइम लिमिट सेट करने से एक तो जो विधायिका है, जो लेजिस्लेटिव है, उसमें हस्तक्षेप किया, उसका पावर लेने की कोशिश की, और ऊपर से ये भी बोल दिया कि हमसे राय मशवरा करो, हम सेट करेंगे टाइम लिमिट, हम हैं सच्चे। ये जो अपने आप को मालिक के जैसा एक अपना दबदबा दिखाने की कोशिश की है, तो ये ऐसा लगता है कि मानो अपने अधिकार क्षेत्र से निकल के संविधान हम बदलेंगे, संसद नहीं बदलेगी, इसमें लग गया है और खुद ही देश का राजा बनने की कोशिश में लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस बार सरकार एकदम आर पार के मूड में है, इसलिए रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया है केंद्र सरकार ने, और ये कह दिया है कि पहला
कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा नहीं टाइम लिमिट दिया हुआ है, तो ये आप नहीं सेट कर सकते। आपका काम है संविधान के हिसाब से कानून पास हुआ है कि नहीं ये देखना। ये नहीं कि खुद ही संविधान में चेंज कर दो, खुद ही टाइम लिमिट सेट कर दो और ये बड़ी बेंच में ये फैसला फिर से सुना जाए। सिर्फ 2 लोगों ने कह दिया और इतना बड़ा बदलाव हो जाए, वो भी असंवैधानिक, ये नहीं चलेगा। तो इस बार मोदी सरकार फुल मूड में है। चाहे वक्फ बिल पास करके समाज में कंट्रोल लाने की कोशिश हो या ये रिव्यू पिटीशन दायर करके सुप्रीम कोर्ट को बताने की कोशिश हो कि नहीं, अब हस्तक्षेप और दादागिरी अब और नहीं। और वैसे भी इतना ही टाइम लिमिट सेट करने का शौक है तो खुद पे सेट क्यों नहीं करते? जो सालों साल से केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिन्होंने अपराध किया भी नहीं है, वो भी बेगुनाह होते हुए जेल में सड़ रहे हैं, बेल नहीं मिल रहा है। 40 साल बाद रेप पीड़िता को इंसाफ मिल रहा है, बड़ा इंसाफ। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इंसाफ का है तो लोग मर रहे हैं, बेगुनाह होते हुए बेइज्जती झेलनी पड़ रही है, इतना केसेस पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को विपक्ष का हथियार बनने से फुर्सत नहीं है। लेस्बियन गे जैसे आलतू फालतू मसले को सुनने से फुर्सत नहीं है। जो जनहित के कानून सरकार पास करती है उसमें सुनवाई करके ऊट पटांग टिप्पणी करके विपक्ष को बूस्ट देने से फुर्सत नहीं है। और राज्यपालों को और राष्ट्रपति जैसे बड़े संवैधानिक पदों को भी छोटा करने की कोशिश में जो मज़ा आता है उससे भी फुर्सत नहीं है। लेकिन अब फुर्सत मोदी सरकार दिखाएगी। तो इतना मोदी सरकार ने यशवंत वर्मा वाले मामले के बाद बयानबाजी की कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कि हाँ अब हम संपत्ति घोषित करेंगे। तब इस मसले में भी जो रिव्यू पिटीशन दायर किया है और इसके साथ साथ बयानबाजी भी होगी, तो इसके बाद इस तरह का फैसला कभी नहीं आएगा और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को वापस लेना पड़ेगा, ये टाइम लिमिट वापस लेना पड़ेगा। तो मतलब आखिरकार अब समाज के हिसाब से, जुडिशरी के हिसाब से अच्छे दिन अब जाके शुरू हुए हैं इस तीसरे टर्म में। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि अब मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट से आर पार के मूड में है और अब झुकने वाली नहीं है। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण आपको यहीं जानने और समझने को मिलेगा, क्योंकि बाकी जगह सिर्फ है नाटक और नौटंकी। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।